नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। बीजेपी की विशेष बैठक जो कि लगातार जारी है। रातापानी के जंगलों में ये बैठक रखी गई है। प्रकृति प्रेम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी तमाम ऐसे क्षण आते हैं जब इस तरह से बैठक करती है। तो बैठक में केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के चुनिंदा मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि रातापानी सेंचुरी के विश्राम गृह में बैठक हो रही है। वाहनों को 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है। बस में बैठकर विश्राम गृह नेता पहुंचे। सत्ता और संगठन के कामकाज पर चर्चा हो रही। साथ ही सत्ता और संगठन में नए चेहरे शामिल करने को लेकर एक खास चर्चा, यानी कि कई बड़ी बातें इस बैठक के बाद सामने आ सकती हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सरकार में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति पर चर्चा होनी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, ये सभी इस बैठक में शामिल हैं। तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब 1 साल का वक्त बचा और ऐसे में बीजेपी में अब मंथन का दौर जारी हो गया। हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसके बाद अब मंथन का दौर शुरू है। इस वक्त जो है रातापानी अभ्यारण्य में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें जो बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्टर जो है, चाहे नरेंद्र सिंह की बात करूं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित बाकी के जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। संगठन से जुड़े हुए तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। हालांकि मीडिया की भी एंट्री नहीं है, लेकिन सभी सारे लोग जो है अंदर पहुंच चुके हैं। मंथन हो रहा है। सभी अलग अलग इलाकों के जो दिग्गज नेता हैं सबको यहाँ बुलाया गया। इससे ये कहीं ना कहीं ये भी साफ लग रहा है कि अलग अलग धड़े जो हैं जो बीजेपी में गाहे बगाहे सामने आते हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह गुट हो, सिंधिया गुट हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय गुट, सभी को एक साथ यहाँ साधने की कोशिश की जा रही है। 2023 के पहले यहाँ जो बैठक हो रही है इसमें रणनीति तय की जाएगी कि आखिरी वाले 2023 में आखिर किस तरीके से पूरा टिकट वितरण होगा और 2023 में सत्ता की एक बार फिर से कैसे मध्य प्रदेश में वापसी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और अब वो खबर जिससे आपका सीधा सरोकार है। इस महीने से बिजली महंगी होने वाली है। आपको बता दें कि 10 पैसे प्रति यूनिट एफसीए बढ़ाया गया है, यानी कि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, जिसे बढ़ा दिया गया है। कोयले की महंगाई का हवाला देकर ये रेट बढ़ाया जा रहा है। 10 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट किया गया है एफसीए। आज से 31 दिसंबर तक ये नई दरें लागू होंगी। आपको बता दें कि बीते अप्रैल महीने में भी 2% बिजली की दरें जो थी वो महंगी हुई थी और एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी, 10 पैसे प्रति यूनिट एफसीए में बढ़ोतरी हुई है। कोयले की महंगाई उसके पीछे वजह बताई जा रही है। 10 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट एफसीए को अब कर दिया गया है, यानी कि आज से 31 दिसंबर तक ये नई दरें लागू रहेंगी और आपको महंगा बिजली का बिल देखने को मिलेगा। एफसीए की ये जो नई दरें हैं वो आज से ही लागू हो चुकी हैं और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। बीते दिनों अप्रैल के महीने में 2% बिजली की दरें बढ़ी थी। एक बार फिर से बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी, 10 पैसे प्रति यूनिट एफसीए बढ़ाया गया है, यानी कि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, जिसकी रेट एक बार फिर से बढ़ रही है। तो कोयले की महंगाई का हवाला देकर एफसीए को बढ़ाया गया। 10 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट किया गया। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे इंदौर का। गरबा पंडालों में दस्तावेज चेकिंग अभियान चलाया गया है। हिंदू संगठनों ने दस्तावेज परीक्षण अभियान चलाया। पंडाल में गैर हिंदू युवक पाए गए तो भीड़ ने पिटाई भी की है। विजयनगर इलाके में गरबे का आयोजन चल रहा था। भीड़ ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए तस्वीरें, गरबा पंडाल की तस्वीरें जहां पर दस्तावेज चेकिंग अभियान, कि गरबा पंडालों में किसी गैर हिंदू का होना। और देखिए इस तरह की तस्वीर, हिंदू संगठनों ने यहां पर दस्तावेज परीक्षण अभियान चलाया था। गैर हिंदू युवक को पकड़ा गया। उसके बाद भीड़ ने इस युवक की पिटाई की। विजयनगर इलाके में गरबे का आयोजन चल रहा था। उसके बाद इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जबलपुर से सामने आ रही है। ईडी ने बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा कसा है। बिशप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हो चुका है। अब तक सिर्फ फेमा के जो मामले दर्ज थे उस पर कार्रवाई हो रही थी। ईओडब्ल्यू से जांच के तथ्य मिले पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
अब दर्ज हो चुका है। बिशप के खिलाफ फिमा और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों की जांच ईडी भी करेगी। जिस तरह से लगातार ये खबरें थी कि ईडी भी इसमें शामिल हो सकती है, तो ईओडब्ल्यू ने ईडी के हवाले की है। बिशप के घर से मिली जो संपत्ति है, जो विदेशी मुद्रा, इसको ईडी के हवाले अब कर दिया गया है। बिशप हाउस से आपको बता दें कि 18,000 से ज्यादा यूएस डॉलर मिले थे, 118 पाउंड मिले थे। उसके बाद जांच के लिए अगले हफ्ते ईडी की टीम भी जबलपुर आ सकती है, ऐसी खबर है। और इधर जबलपुर निवाड़ी मंडला में ईओडब्ल्यू की रेड देखने को मिली। भ्रष्टाचारियों पर ईओडब्ल्यू की तूफानी रेड, जिसका सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी था। सरकारी कर्मचारियों के घरों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर के घर पर छापा पड़ा। कैलाश चंद्र मिश्रा के पास 110% ज्यादा संपत्ति मिली है। तस्वीरें देखिए इस कार्रवाई से जुड़ी, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कृषि भूमि समेत महंगी गाड़ियां मिली हैं। मंडला के नैनपुर में समिति प्रबंधक के घर पर भी छापा पड़ा। गणेश जायसवाल, जिनके पास से आय से 600% ज्यादा संपत्ति पाई गई है। कई मकान, दुकान, महंगी गाड़ियां, जिनकी जानकारी जुटाई गई। साथ ही मंडला के नैनपुर चकौर में समिति प्रबंधक पर छापा पड़ा। राजू जायसवाल, जिनके पास से 1100% आय से अधिक संपत्ति मिली है। और अगली खबर भी जबलपुर से ही, जहां पर 6 कॉलेजों के संचालक और बिल्डर राजू वर्मा ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि खुदकुशी की कोशिश पहले उनकी तरफ से की गई। लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी, सिर और गले में गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल है कॉलेज संचालक, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डिलाइट कंपाउंड की घटना। मौके पर पुलिस की जो टीम है वो भी पहुंची है। साथ ही एफएसएल की टीम भी लगातार जांच कर रही है। 6 कॉलेजों के संचालक और बिल्डर राजू वर्मा ने खुदकुशी की कोशिश की। लाइसेंसी पिस्टल से खुद को 2 गोलियां मारी हैं। सिर और गले में गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौजूद है। कारणों का पता लगाने के लिए लगातार जुटी हुई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? जी देखिए अवंतिका, बिल्कुल ये शहर के जाने माने बिल्डर भी हैं और कई कॉलेज के संचालक भी हैं। और इनके द्वारा आज सुबह सुबह जो इनका निवास है सिविल लाइंस पे, वहां इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को जो है गोली मार दी है। क्या कारण रहा है फिलहाल इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये जरूर जानकारी मिली कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 2 गोलियां जब इन्होंने खुद को मारी है, एक सिर पर और एक गले पर। घटना के बाद तुरंत फॉरेंसिक की जो टीम है वो उनके निवास पहुंची थी। लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त की है और फिलहाल तमाम साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। डिलाइट कंपाउंड के पास उनका जो निवास है वो बताया जा रहा है। कई तकरीबन 6 या 7 कॉलेजों के संचालक भी वो थे और फिलहाल जो उनका इलाज है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जारी है। बेहद गंभीर हालत है और आखिर क्या वजह रही, इस बात की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। अवंतिका, प्रतीक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उनको लेकर कुछ और खबर पहले सामने आ चुकी है कि उनकी बीमारी से जुड़ी हुई? देखिए अभी तक चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा प्रतीक, आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। 5G की शुरुआत देश में हो रही है। Significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is the beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जांच के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is a technology mission. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. This will revolutionize various building blocks of the nation, including education, agriculture, healthcare, manufacturing and logistics, and add strength to the nation's resolve of building a developed India. The India Mobile Congress, a global platform
working towards the vision of creating a new digital universe, promises to be the largest congregation of the industry, intelligentsia, and the end consumer. Spread over an area of 26,000 square meters, the event will be a host to over 5,000 CXOs from various companies. There would be over 230 exhibitors and over 100 startups would showcase their tech prowess. The multiple parallel conferences would be attended by over 196 global speakers. An estimated 70,000 visitors would attend this 4-day event, making it one of the most prolific events in its genre. The India Mobile Congress 2022, a global platform for a global vision. And now, ladies and gentlemen, a world of unlimited possibilities and opportunities is just about to begin. Ladies and gentlemen, we have been all eagerly waiting for this moment जब देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G की एक विशेष सौगात मिलने जा रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे रिमोट का बटन दबाकर 5G सर्विसेज का लोकार्पण करें। सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. And from today onwards, the service providers are going to be rolling out the 5G services in different parts of the country, and we're expecting that in 2024, almost 70% of the citizens of this country are going to be able to avail the 5G services. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G सर्विसेज के लोकार्पण के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद जमीनी स्तर पर काफी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। इसकी तरफ हम अब यहाँ पर कुछ यूज केसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो कि हमारे लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से है। पहला जो यूज केस है वो रिलायंस जियो की तरफ से है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और डेमो स्कूल्स के छात्रों के साथ वर्चुअली हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और समन्वय के लिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक। आप सभी का स्वागत है। और अब कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए अब हम सीधा जुड़ते हैं मुंबई से, और वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ एंड आई हैंड ओवर टू हिम नाउ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रिलायंस के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी, मंत्रीगण, उपस्थित महानुभावों और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हमने 4 स्कूल्स को यहाँ डिजिटली कनेक्ट किया है। एक एक्सपर्ट टीचर जो मुंबई के एक स्कूल में है, बाकी के 3 स्कूल्स के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आइए एक वीडियो के जरिए हम एजुकेशन सिस्टम की जरूरतों को समझें। विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा। ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के नेता, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, यही हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम है। भारत में आज 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं। एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब मिल पाता है जब हमारे विद्यार्थियों के पास क्वालिटी कंटेंट, ट्रेन टीचर्स और कोलैबोरेशन का मौका हो। जियो ट्रू 5G अब इसे संभव करेगा। विश्व स्तर का एजुकेशन कंटेंट आज तक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध था, लेकिन ये कंटेंट सबसे पहले देश भर के सारे शिक्षकों को मिलना चाहिए, जो आगे जाकर
इसे अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों का आपस में कोलैबोरेशन, टीचिंग कम्युनिटीज का निर्माण, एजुकेशनल कंटेंट का आदान प्रदान और साथ ही को टीचिंग मेथड का उपयोग एक बड़े स्तर पर ट्रेन टीचर्स तैयार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल्स के विद्यार्थी चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक साथ आकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। जियो ट्रू 5G एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाएगा जो बच्चों के सपनों को पंख देगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत के 247 तक के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के विजन को भी पूरा करेगा। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्क्रीन पर चल रही लाइव क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन की कमी को जियो ट्रू 5G पूरा कर रहा है। और इसमें जब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जुड़ जाएगी तो शिक्षा की क्वालिटी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। इसे बासु सर एक उदाहरण से समझाएंगे। ओवर टू यू बासु सर। I will now project my GeoGlass on the screen. Our heart is a pump that circulates blood through blood vessels. It is made up of cardiac muscles which beats throughout your life, powered by electrical impulses. The four chambers of the heart are called the right and left atrium, which receives the blood, and the right and left ventricle, which pumps the blood. The right and the left chambers are separated by a wall, which you can clearly see here, which is called as the septum. थैंक यू सर। जब देश के 15 लाख स्कूल्स को 5G जोड़ेगा तो बनेगा भारत का एक महान डिजिटल स्कूल और होगा साकार प्रधानमंत्री जी का सपना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थियों को अपने ओजस्वी विचारों से प्रेरित करें। आपका नाम क्या है? आप में से कौन बात करेगा? सबने हाथ ऊपर कर दिए। अच्छा बताइए, क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वालों को बीच बीच में कहना पड़ेगा, ध्यान रखो, सामने देखो, बातें मत करो, ऐसा कहना पड़ेगा ना? हाँ। शाबाश। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? आपको इतनी छोटी आयु में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज्यादा पढ़ती होगी। सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं।
नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर, और हमने देखा कि किस तरह से उनकी भी कितनी आकांक्षाएं हैं, कितने ड्रीम्स हैं। कोई साइंस में इंटरेस्टेड है और उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से किस तरह से उनकी एजुकेशन और बहुत एनरिच्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। तो इसके साथ धन्यवाद करते हैं रिलायंस जियो को, और धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य मंत्रीगण जो हमारे साथ जुड़े थे। बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले यूज केस की तरफ। ये यूज केस वोडाफोन आइडिया की तरफ से है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी पर केंद्रित है। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि नए भारत के निर्माण में हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, पर साथ साथ उनकी सुरक्षा हमेशा से एक चिंता का विषय भी रहा है। और इसी को एड्रेस करते हुए, मद्देनजर रखते हुए वोडाफोन आइडिया द्वारा डिजिटल ट्विन बनाकर दिल्ली मेट्रो की एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में वर्कर्स की सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा रही है, यह अब डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 5G द्वारा इस टनल का टूर भी कर पाएंगे और साथ साथ वर्कर्स से संवाद भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। भारत का विकास आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और इस विकास को मजबूती देते हैं हमारे मेहनती वर्कर्स, जो दिन रात एक करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति और डिजिटल इंडिया योजना भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे रहे हैं। हमारे इन मेहनती भाई बहनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, कर्तव्य भी है, और इस कर्तव्य को निभाने में हमारी मदद करेगी 5G।